बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 अगस्त 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बढ़ती कीमतों के कारण एलपीजी से दूर हो रहे हैं कम आय वाले परिवार। 41% गरीब अब भी लकड़ी कोयला जला करके पका रहे हैं भोजन। नई फसल आने से टमाटर की कीमत घटी, खुदरा बाजार में भाव 50 से 70 रुपए किलो। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज 23 अगस्त को करेंगे वीसी। एलिवेटेड कॉरिडोर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर होगी चर्चा। केले की खेती करने पर किसानों को मिल रहे हैं 62,000 रुपए। यहां करना होगा आवेदन, आपको आगे बताएंगे विस्तार से इस वीडियो में। समय से पहले आई बाढ़ में कई एकड़ में लगी जूट की फसल हुई बर्बाद। मदद के लिए सरकार की तरफ किसानों ने लगाई है टकटकी। लालू प्रसाद यादव के लिए छाता लेकर के चले डीएसपी। सुशील कुमार मोदी का तंज, जब सीएम थे तो आईएएस थूक दान उठाते थे। बिहार में खुलेंगे 10 SC/ST विद्यालय। सहरसा में नया मेडिकल कॉलेज। नीतीश कैबिनेट की 25 एजेंडों पर मुहर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले के लिए रोका गया एम्बुलेंस। आपको आगे भी बताएंगे इस वीडियो में इस खबर को विस्तार से। डेंगू और टाइफाइड दोनों से ही संक्रमित हो रहे हैं बच्चे। जाने क्या है लक्षणों में अंतर और कैसे करें बचाव, आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। बिहार के बेटे ने 6,000 रुपए से खड़ी कर दी 100 करोड़ रुपए की कंपनी। आपको आगे बताएंगे इसकी सफलता की कहानी इसी वीडियो में विस्तार से। 2024 के चुनाव में बीजेपी बिहार में साफ हो जाएगी, नीतीश कुमार ने किया बड़ा दावा। ललन सिंह ने किया बड़ा ऐलान, बिहार में भाजपा के खिलाफ पोल खोल अभियान चलाएगी जेडीयू। प्रशांत किशोर ने महागठबंधन पर बोला हमला, कहा राजद की वजह से बिहार में बड़ा क्राइम। बिहार में पड़ोसी राज्यों की तुलना में गुजारा करना आसान, विकास तेज पर महंगाई दर है कम। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मोहर लगी है। यह कैबिनेट के निर्णय के अनुसार बिहार में 10 नए अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि SC/ST विद्यालय खोले जाएंगे। यह सहरसा में नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को भी सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा मधुबनी कोर्ट में नए भवन के निर्माण के लिए 31 करोड़ 94 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई है। मुंगेर सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रोहित निराला को बर्खास्त कर दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए जो आपको बताए गए हैं। कैबिनेट ने बीपीएससी द्वारा कराई जा रही शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 35 करोड़ 60 लाख रुपए बिहार आकस्मिकता निधि से जारी किए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी गोपालगंज के दौरे पर हैं, जब वे यहां अपने गांव फुलवरिया पहुंचे थे। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी गोपालगंज में थावे मंदिर के भी दर्शन किए। इस दौरान हथुआ डीएसपी लालू प्रसाद यादव के लिए छाता लेकर के चलते दिखे। इस फोटो पर सियासी बवाल मच गया है, जब बीजेपी ने इसे लेकर के नीतीश कुमार को भी घेरा है। बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तब आईएएस अधिकारी उनका थूक दान उठाया करते थे। अब तो गनीमत है कि एसडीपीओ साहब लालू के लिए छाता उठा करके चल रहे हैं। नीतीश कुमार जी का यही सुशासन है। नीतीश जी ऐसे एसडीपीओ पर कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाइए। ये कहना है सुशील कुमार मोदी का। दोस्तों इस मुद्दे पर आपका क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप बताइए कि अधिकारी द्वारा लालू प्रसाद यादव के साथ छाता लेके चलने पर क्या ये सही है या गलत, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विभाग के द्वारा रोज नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। यह ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अब बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं के लिए लैब कक्षाएं जरूरी होगी। यह खबर के अनुसार बिहार के सभी स्कूलों में 11वीं और 12वीं के लिए प्रत्येक दिन 5 सैद्धांतिक और 4 प्रायोगिक कक्षाएं चलेगी। यह सभी छात्र छात्राओं को लैब क्लास अनिवार्य रूप से करना होगा। यह इसको लेकर के सभी जिला शिक्षा कार्यालय को निर्देश जारी कर दिया गया है। यह वहीं 9वीं और फिर 10वीं में प्रत्येक दिन 8 विषयों की कक्षाएं चलेगी, जबकि सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और गुरुवार को खेल की भी कक्षा चलेगी। जी हाँ, खेलने की भी कक्षा। इसको लेकर के सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिया गया है। इसका पालन सभी को अनिवार्य रूप से करना होगा। आपको बता दें कि अभी तक 11वीं और 12वीं में सिर्फ थ्योरी की पढ़ाई होती थी, लेकिन अब हर दिन प्रायोगिक कक्षाएं चलना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि अब 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को लैब क्लास भी करना होगा। इससे पढ़ाई में सुधार आएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में बकरी फार्म खोलने के लिए आवेदन शुरू किए गए हैं। जहां आप पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग पशुपालन निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार सरकार बिहार के लोगों को बकरी फार्म खोलने के लिए अनुदान दे रही है। जहाँ 10 बकरी प्लस 1 बकरा, 20 बकरी प्लस 1 बकरा, 40 बकरी प्लस 1 बकरा के आधार पर 2,45,000 रुपए तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है बिहार सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि बकरी फार्म खोलने के लिए सामान्य जाति के लोगों को सरकार के द्वारा 50% अनुदान मुहैया कराया जा रहा है, जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को 60% का अनुदान दिया जा रहा है। इसका लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसके लिए आवेदन कैसे करें, ये भी एक समस्या है। तो इसके लिए आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करने के लिए आपको एक वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी और ये वेबसाइट है https://state.bihar.gov.in/CITIZEN.HOME.html पर जाकर के इस योजना के बारे में पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। या साथ ही साथ ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पहले से पूरा करें। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं कि उन्होंने बिहार में जो योजनाएं शुरू की है बाद में वे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार की गई है। अब ऐसे ही एक योजना को कांग्रेस अपनाने की तैयारी में है। कांग्रेस को सीएम नीतीश कुमार का बिहार की जाति गणना कराने का फॉर्मूला रास आया है। जब कांग्रेस ने इसी को आधार बना करके अगले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में चुनाव जीत सुनिश्चित करने की तैयारी है। साथ ही कर्नाटक की भांति मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की फ्री वाली घोषणाएं करके मतदाताओं को लुभाने में लग गई है। जब मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलेगी, जब दोनों दलों की ओर से जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। जब इन सब के बीच कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश में कर्नाटक वाली दाव खेल रही है। जब साथ ही साथ मध्य प्रदेश में उसने जातिगत जनगणना का भी मुद्दा उठा दिया। जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पार्टी मध्य प्रदेश में जाति जनगणना कराएगी। इसके अलावा खड़गे ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो फिर किसानों को कर्ज से मुक्ति मिलेगी, एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा, महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी, 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ होगा। इसके साथ ही खड़गे ने आगामी मध्य प्रदेश चुनाव में पार्टी की सत्ता में आने पर संत रविदास के नाम पर एक कॉलेज बनाने की भी घोषणा की है। दोस्तों, सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि नीतीश कुमार का काफिला जा रहा है और बिहार पुलिस के अधिकारियों द्वारा एक एम्बुलेंस को रास्ता देने से इनकार कर दिया गया है और रोक दिया गया है। यह एम्बुलेंस में मरीज बैठा हुआ है और उसके परिवार वाले रो रहे हैं। इसके बावजूद भी बिहार पुलिस के किसी अधिकारी ने उस मरीज के परिवार वालों की फरियाद नहीं सुनी। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी आईटी सेल के अमित मालवीय ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि इस वीडियो को देखिए और सुशासन बाबू की संवेदनहीनता का अंदाजा लगा लीजिए। सुशासन बाबू पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन अपने काफिले के कारण वे मरीज की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। सीएम साहब अगर 2 मिनट के लिए रुक जाती है तो फिर उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन अगर मरीज डॉक्टर के पास पहुंचने में लेट हो जाता है तो फिर उसकी जान जा सकती है। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप बताइए कि नीतीश कुमार के काफिले को लेकर के एम्बुलेंस रोकना कितना सही है, कितना गलत है, या क्या सही है या गलत, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों,
बात करते हैं कि हर साल लाखों स्टूडेंट नीट परीक्षा देते हैं। यह नीट यानी कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देश की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षाओं में से एक है। यह इसमें सफल होने के बाद काउंसलिंग के जरिए मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता है। इस एंट्रेंस एग्जाम का स्तर काफी कठिन होता है। यह एनटीए ने एक रिपोर्ट शेयर की है। यह इसमें नीट परीक्षा से जुड़ी काफी जानकारियां सामने आई है। यह इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पिछले 5 सालों में नीट परीक्षा के लिए किस राज्य से कितने आवेदन आए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीट परीक्षा का आयोजन एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही करवा रहा है। एनटीए की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 5 सालों में नीट परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा आवेदन महाराष्ट्र बोर्ड से आए हैं। ये आंकड़ा राज्य बोर्ड का है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कर्नाटक बोर्ड, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु बोर्ड, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश बोर्ड, 5वें नंबर पर केरल बोर्ड और 6ठे नंबर पर बिहार बोर्ड का नंबर आता है। सबसे कम आवेदक त्रिपुरा राज्य से बोर्ड है, जहाँ उत्तराखंड, गोवा, नागालैंड, मेघालय और फिर मिजोरम से भी आवेदकों की संख्या कम दर्ज की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बीते कुछ महीने से बिहार का शिक्षा विभाग चर्चा में बना हुआ है। जब से शिक्षा विभाग में के पाठक की नियुक्ति हुई है तब से नए नए आदेश जारी किए जा रहे हैं, मानो पूरा शिक्षा सिस्टम ही बदल दिया गया हो। अब अगर आप किसी भी स्कूल में जाएंगे तो फिर समय से आपको न सिर्फ टीचर मिलेंगे बल्कि बच्चे भी स्कूल में दिख जाएंगे। सही ढंग से एमडीएम पकाया जा रहा है। क्लासरूम में बच्चों के लिए अच्छी रोशनी की व्यवस्था की गई है। इसी बीच अब खबर आ रही है कि बिहार के सरकारी शिक्षकों को एक शपथ पत्र देना होगा, जिसमें इस बात का ऐलान किया जाएगा कि स्कूल संचालन के दौरान यानी कि स्कूल टाइम के दौरान वे ना तो खुद का कोचिंग सेंटर चलाएंगे और न ही किसी दूसरे के कोचिंग में पढ़ाने के लिए जाएंगे। दरभंगा समाहरणालय सभागार में डीएम राजीव रोशन की अध्यक्षता में सोमवार को शिक्षा विभाग की बैठक हुई। इसमें शिक्षा विभाग के निर्देश के आलोक में सभी सरकारी शिक्षकों से शपथ पत्र लेने का निर्देश दिया गया है। शपथ पत्र में जिक्र रहेगा कि वे ना तो कोचिंग चलाएंगे और न ही किसी कोचिंग में पढ़ाएंगे। यह जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों का सर्वे कराने का भी निर्देश दिया गया है। सर्वे में ये देखना होगा कि कोचिंग संस्थान का निबंधन है या नहीं, जब वहाँ शिक्षकों की संख्या कितनी है और फिर संचालन का उद्देश्य क्या है, जब वहाँ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है या फिर मैट्रिक इंटर की परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। जब कोचिंग का संचालन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच तो नहीं हो रहा है। जब बैठक में बताया गया है कि विद्यालय में अनुपयोगी कमरा हो तो फिर उसे आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन के लिए दिया जाए। जब साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों का नामांकन किस स्कूल में होगा ये भी पूर्व से ही तैयारी कर ली जाए। तो दोस्तों बात करते हैं कि संतुलित आहार नहीं मिलने से पशुओं में बांझपन की समस्या हो रही है। जब बिहार के सभी इलाकों में ये समस्या देखने को आ रही है, जब इससे पशुओं को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस समस्या के निदान में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग जुट गया है। जब बांझपन के इलाज और जागरूकता के लिए राज्य भर में शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है। जब राज्य के यानी कि बिहार के 1137 पशु चिकित्सालयों और औषधालयों की ओर से ये शिविर लगाए जाएंगे। बिहार लाइव स्टॉक डेवलपमेंट को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। एक शिविर में इलाज पर 10,000 रुपये और फिर जागरूकता पर 5,000 रुपये खर्च आएंगे। जब विभाग के विशेष सचिव हिमांशु कुमार राय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में शिविर के लिए 3,41,00,000 रुपये जारी किए जाएंगे। राज्य में नस्ल सुधार कार्यक्रम पहले से चल रहा है। इसी के तहत पशुओं में बांझपन की समस्या को भी दूर करने के उपाय किए जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। मंगलवार को बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के वार के बाद अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार किया है। जब पटना में मीडिया से मुखातिब होते हुए ललन सिंह ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से जातीय जनगणना कराने की मांग की थी, लेकिन केंद्र की सरकार द्वारा मना करने के बाद नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया। लेकिन पर्दे के पीछे से ही हाईकोर्ट में पिटीशन दिया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने भी गन्ना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद बीजेपी ने मुकुल रोहतगी की मदद से गन्ना का विरोध किया गया, जहां ललन सिंह ने कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जातिगत जनगणना से कोई भी निजता भंग नहीं होती है और गन्ना पर रोक से इनकार कर दिया गया है। लिहाजा बीजेपी ने देखा है कि उसकी दाल नहीं गलने वाली, तो फिर वो नकाब उतार दिया है। अब मोदी सरकार के सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में आकर के जातिगत जनगणना पर अपना पक्ष रखना चाहते हैं। ललन सिंह ने यह भी कहा है कि बिहार में नगर निकाय चुनाव के दौरान भी यही हुआ है, जबकि नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया था कि चुनाव में अति पिछड़ों के आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं होने दिया जाएगा। लिहाजा बीजेपी को अब पर्दे के पीछे से बाहर आना पड़ा।
भारतीय जनता पार्टी पर बरसते हुए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी अति पिछड़े, गरीब और आर्थिक रूप से पीएम मोदी वोटिंग के वक्त अति पिछड़ा बन जाते हैं, लेकिन अब जदयू ने ठान लिया है कि वे बीजेपी के खिलाफ पोल खोल कार्यक्रम चलाएंगी। जदयू 1 सितंबर से 5 सितंबर तक हर जिले में मशाल जुलूस और कैंडल मार्च निकालेंगी। इसके साथ ही 7 सितंबर से 12 सितंबर तक प्रखंड मुख्यालय में कैंडल मार्च या फिर मशाल जुलूस निकालेगी। 15 सितंबर से 20 सितंबर तक अपने घरों की छत पर काला झंडा लगा करके विरोध करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मछली पालन के लिए तालाब बनाने के लिए सरकार के द्वारा 70% की सब्सिडी दी जा रही है, जहां आप इसके लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार तालाब मत्स्य की विशेष सहायता योजना के तहत 1 हेक्टेयर रकबा में 2 तालाब निर्माण पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति को 70% अनुदान मिलेगा, जबकि अन्य वर्गों को 50% अनुदान दिया जाएगा। वहीं 1 हेक्टेयर रकबा में 1 तालाब निर्माण एवं भूमि विकास की इकाई लागत 9 लाख हेक्टेयर है, जहाँ इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति को 70% और अन्य वर्गों को 50% तक अनुदान की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दूं कि अगर आप तालाब मत्स्य की विशेष सहायता योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आप आधिकारिक वेबसाइट www.fisheries.bihar.gov.in पर जाकर के इस योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि गूगल ने घोषणा की है कि वे जीमेल अकाउंट्स को डिलीट करने के प्रोसेस को शुरू करने जा रहा है। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, इसको तुरंत शुरू नहीं कर दिया जाएगा, इसमें कुछ महीने लगेंगे। गूगल हमेशा से ही कार्रवाई करने से पहले मैसेज भेजने पर विश्वास रखता है, लेकिन सवाल उठता है कि गूगल ने अकाउंट्स को डिलीट करने का फैसला क्यों किया है। आइए आपको बताते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि आपको बता दें कि गूगल हर जीमेल अकाउंट्स को डिलीट नहीं करेगा, सिर्फ उन्हीं अकाउंट्स पर गाज गिरेगी जो 2 साल या फिर इससे अधिक से एक्टिव नहीं है। आसान भाषा में समझाएं तो फिर अगर आपने 2 साल से अपने जीमेल अकाउंट का इस्तेमाल नहीं किया है तो गूगल उसको डिलीट कर देगा। अगर अकाउंट का इस्तेमाल यूट्यूब जैसी सेवाओं का उपयोग करने के लिए नहीं किया जा रहा है तो इसको सर्वर से हटा दिया जाएगा, लेकिन अकाउंट डिलीट का समय दिसंबर 2023 के बाद का है। दोस्तों बात करते हैं कि मशरूम उत्पादन में बिहार देश में अव्वल राज्य है। जब बिहार को अव्वल बनाने में भागलपुर जिला का बड़ा योगदान है, बड़ा हाथ है। यहाँ मशरूम उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, जहाँ कई लोग कमर्शियल बेड पर मशरूम उत्पादन के काम से जुड़े हुए हैं। जहाँ जिले भर में लगभग 30 लोग छोटे स्तर पर ही सही लेकिन कमर्शियल उत्पादन कर रहे हैं। ऐसे 500 से अधिक लोग उद्यान विभाग से जुड़ करके मशरूम उत्पादन कर रहे हैं। मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लेने वाले लोगों की संख्या इससे भी ज़्यादा है। जब भागलपुर के अलावा बांका, पटना, नालंदा, गया आदि जिलों में भी मशरूम उत्पादन बढ़ रहा है। जहां उद्यान विभाग और फिर आत्मा के अधिकारी बताते हैं कि लगभग 5 साल पहले मुश्किल से 10 से 15 किसान मशरूम उत्पादन के काम से जुड़े हुए थे। आज भागलपुर जिले में छोटे बड़े कम से कम 500 किसान मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। पीक सीजन में हर महीने लगभग 50 क्विंटल मशरूम का उत्पादन भागलपुर में हो रहा है। जहाँ इसमें बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, ब्राउन मशरूम और मिल्की मशरूम आदि शामिल है। भागलपुर में उत्पादित मशरूम कुछ वेंडर कोलकाता, सिलीगुड़ी आदि जगहों पर भी ले जाते हैं। हालांकि लोकल मार्केट में भी इसकी खपत अधिक होती है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार अगले साल लोकसभा के चुनाव को देखते हुए एक रिपोर्ट के मुताबिक तीसरी बार सत्ता हासिल करने और फिर लोगों को लुभाने के लिए वह पीएम किसान सम्मान निधि योजना में इजाफा कर सकती है, जहाँ वहीं सिलेंडर के दाम में भी कटौती कर सकती है। इतना ही नहीं, सरकार हर घर जल योजना को भी अब तेजी से पहुंचाएगी। 4 साल पहले केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई हर घर जल योजना अब तक 67% घरों तक पहुंच चुकी है। अब केंद्र सरकार साल 2024 तक इस योजना को 100% पूरा करने को प्लान कर रही है। जैसे साल 2019 के चुनाव में पीएम मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों को लुभाने में कामयाब रही है। कुछ इसी तरीके से सरकार हर घर जल योजना पर ज्यादा फोकस करके ग्रामीण लोगों को लुभाने में लगी हुई है। साल 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी ने किसानों की आय में दुगनी वृद्धि करने का वादा किया था। किसानों के आर्थिक हालात सुधारने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी किसानों को 2000 रुपए की 3 किस्तों में 6000 रुपए की सालाना दिए जाते हैं। जहाँ इस साल किसान सम्मान निधि योजना में बढ़ोतरी की जा सकती है। अब किसान सम्मान निधि 6000 रुपए से बढ़ा करके 12000 रुपए तक किया जा सकता है। जहाँ केंद्र सरकार एक और कदम एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम करके लोगों को लुभाने की कोशिश कर सकती है। जब पिछले 3 साल में एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग दुगनी हो गई है। एलपीजी की कीमत ग्लोबल लेवल पर तय होती है। भारत घरेलू खपत के लिए 60% एलपीजी आयात करता है। अक्सर चर्चा होती है कि एलपीजी सिलेंडर के दाम
बढ़ने से महिला मतदाता नाराज है। दोस्तों बात करते हैं कि पूरे देश में स्वच्छ और मजबूत सार्वजनिक सेवा के लिए केंद्र कैबिनेट ने पीएम ई बस सेवा योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत देश भर में पेट्रोल और डीजल की सार्वजनिक बसों के स्थान पर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट में पीएम ई बस सेवा योजना को मंजूरी दी है, जिसमें कुल 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र खर्च करेगी और बाकी के पैसे का इंतजाम राज्य सरकार को करना पड़ेगा। इस योजना के तहत देश भर में 10,000 इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएगी। ये बसें देश के 169 शहरों में चलाई जाएगी। जब बस सेवाओं को पीपीपी मॉडल पर चलाए जाने की योजना है। केंद्र सरकार बस डिपो में इसके लिए बुनियादी सेवा भी विकसित करेगी। दोस्तों बात करते हैं कि पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी गैस का सिलेंडर जैसे जैसे महंगा हो रहा है, निम्न आय वर्ग के लोग इससे दूरी बनाने में लगे हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट समर्थित क्लीनर एयर एंड बेटर हेल्थ के अध्ययन में यानी कि रिसर्च में बताया गया है कि देश में निम्न आय वर्ग के 40% लोग अब भी खाना पकाने में कोयला और लकड़ी जैसे ज़्यादा प्रदूषण करने वाले ईंधनों का इस्तेमाल करते हैं। यह हालात तब है जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 9,59,00,000 एलपीजी कनेक्शन दिए हैं, लेकिन सिलेंडर को फिर से भरवाने की बढ़ती कीमतों के चलते ज्यादातर घरों में सिलेंडर खाली पड़े हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के आंकड़े के मुताबिक निम्न आय वर्ग के लिए एलपीजी की कीमत बड़ा मुद्दा है। रिसर्च में सामने आया है कि देश में सबसे ज्यादा झारखंड में 67% परिवार ठोस ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि दिल्ली में सबसे कम 0.8% लोग ठोस ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। सर्वे के मुताबिक इस वर्ग के ज़्यादातर लोग घरेलू प्रदूषण के बारे में नहीं जानते हैं। यदि जानते तो फिर वे ठोस ईंधन से बचने के लिए और ज़्यादा प्रयास करते। जहाँ कई लोग सिलेंडर की आयात उपलब्धता भी चाहते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि नई फसल आने से खुदरा बाजार में टमाटर की कीमत 50 से 70 रुपए किलो पर पहुंच गई है। हालांकि दाम के नीचे आने तक सरकार लगातार 40 रुपए किलो के भाव से टमाटर बेचती रहेगी। हाल ही में टमाटर 250 रुपए किलो तक पहुंच गया था। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार ने बताया है कि बिहार जैसे राज्य में नई फसल आने से टमाटर सस्ता होने लगा है। सरकार सहकारी संस्थानों जैसे एनसीसीएफ और नेफेड के जरिए टमाटर को सब्सिडी के भाव पर बेच रही है। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के वेबसाइट पर सोमवार को टमाटर की औसत खुदरा कीमतें 82 रुपये 12 पैसे किलो थी, जो एक महीने पहले 118 रुपये, एक साल पहले 33 रुपये किलो थी। उन्होंने कहा है कि प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाने का निर्णय समय से पहले नहीं बल्कि घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और फिर खुदरा कीमतों को नियंत्रण करने के लिए समय पर लिया गया कदम है। जब प्याज के सबसे बड़े थोक बाजार महाराष्ट्र के लासल गांव के व्यापारियों ने कहा है कि प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाने के केंद्र के फैसले के विरोध में नासिक जिले में सभी कृषि उपज बाजारों समितियों में अनिश्चितकाल के लिए प्याज की नीलामी बंद करने का फैसला किया है। दोस्तों बिहार के लिए नई परियोजनाओं के बारे में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इसी महीने यानी कि आज 23 तारीख को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे। ये पहला मौका होगा जब इस तरह की बैठक होगी। कई नए प्रस्ताव की स्वीकृति पर विमर्श होगा, जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को भागलपुर तक ले जाने की मांग रखेंगे। नितिन गडकरी के साथ तेजस्वी यादव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली बैठक को लेकर के एजेंडा तय हो रहा है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा ये प्रस्ताव प्रमुखता से रखा जाएगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का विस्तार भागलपुर तक किया जाए। जब वर्तमान में ये सड़क यूपी के गाजीपुर तक है, इसे विस्तार देने को लेकर के ये तर्क दिया गया है कि अगर ये सड़क भागलपुर तक आती है तो फिर इसे झारखंड की संपर्कता भी मिल जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव अक्सर अपने बयानों और फिर वीडियो को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं। कभी वे ब्लॉग बनाते हैं तो कभी विपक्षियों पर अपने ही अंदाज से हमला बोलते हैं। अच्छा, अब वे जिम में मेहनत करते हुए नजर आए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तेज प्रताप यादव ने इस वीडियो को शेयर किया है। जब बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें वे जिम में पसीना बहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो पर अब तक लाखों लोगों ने लाइक किया है और हजारों की संख्या में लोगों ने कमेंट किया है। तमाम लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि मंत्री जी फिट रहेंगे तभी तो अपना काम फिट रखेंगे। अभिराम नाम के यूजर ने लिखा है कि राहुल गांधी की फिटनेस को बराबर टक्कर देंगे राजू
तेजू भैया। एक अन्य ने लिखा है कि तेजू भैया बॉडी बनाने का काम कर रहे हैं। अवधेश कुमार नाम के यूजर ने लिखा है कि जब तक बॉडी नहीं बन जाती तेजू भैया जिम में पसीना बहाते रहेंगे। आपको बता दें कि बिहार सरकार में पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने पटना के अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का नाम बदल दिया है। जब इस पार्क को कोकोनट पार्क के नाम से जाना जाएगा। हालांकि तेज प्रताप यादव का कहना है कि उन्होंने इस पार्क का नाम नहीं बदला है, बल्कि पार्क का नाम कोकोनट पार्क ही था। पहले भाजपा वालों ने दूसरे बोर्ड लगवा दिया था। दोस्तों, बाढ़ के रेड जोन कहे जाने वाले कटिहार में बाढ़ इस बार उस तरह की तबाही निश्चित तौर पर नहीं मचाई है, लेकिन सावन के आखिरी महीने में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण निचले इलाके में अचानक पानी फैल गया है। यह कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड में गंगा नदी के पानी फैलने से जूट पटवा खेती करने वाले किसानों को भारी नुकसान हुआ है। दरअसल बंगाल से सटे इलाके में किसान बड़े पैमाने पर जूट पटवा की खेती करते हैं। निचले इलाके में आई अचानक बाढ़ में किसान तैयार हो चुके जूट को सुरक्षित नहीं निकाल पाए हैं, इसीलिए जूट या तो सड़ गया है और जो पटसन काट करके रखा हुआ था वह गंगा के तेज धार में बह गया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जब किसान इस हालात पर सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जब यहाँ के किसान सरताज आलम का कहना है कि हर साल हम लोग जूट की खेती करते हैं और फिर बाढ़ आने से पहले ही उसकी कटाई भी कर ली जाती थी, लेकिन इस साल बाढ़ जल्दी आ गया, जिसके कारण फसलों को तैयार होने का समय नहीं मिला। जब मजबूरी में कच्चे फसलों को काटा जा रहा है और फिर ये भी नहीं जानते हैं कि ये बाजार में बिक पाएगा या नहीं। वही दूसरी ओर मोहम्मद आलम का कहना है कि इस इलाके में बड़ी मात्रा में जूट की खेती होती है, लेकिन इस साल स्थिति दूसरी है। जब यहाँ बाढ़ से फसल बर्बाद हो गए हैं, जो बच गए हैं उसे भी काटने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। जब ऐसे में दिक्कत बढ़ गई है। हम लोगों की मांग है कि सरकार और प्रशासन किसी प्रकार की सहायता करें ताकि नुकसान को कम कर सके। दोस्तों, बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन लोगों का राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं है उन लोगों का राशन कार्ड अब बंद हो जाएगा। इसीलिए जल्द से जल्द अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक करा लें। खबर के अनुसार विभाग ने सभी लोगों को 30 सितंबर तक आधार सीडिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसीलिए अगर आपने अभी तक आधार सीडिंग नहीं कराया है तो फिर आप जल्द से जल्द करा लें, या वरना आप राशन कार्ड का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आपको बता दें कि 30 सितंबर तक आधार सीडिंग नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को फर्जी मान करके उनके राशन कार्ड को डिलीट कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद आप पछताएंगे। इसके बाद उन्हें राशन कार्ड के तहत मिलने वाली सरकारी अनाज भी मिलना बंद हो जाएगा। वहीं आधार सीडिंग कराने के दौरान राशन कार्ड में जितने उपभोक्ताओं का नाम है उन सभी का आधार नंबर देना होगा। चाहे छोटे बच्चे का नाम क्यों ना हो, उसका भी आधार कार्ड देना होगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। तो अभी तक आपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो अभी करा ले, नहीं तो फिर आपको बाद में भारी पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के बक्सर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बक्सर जिले में बिजली चोरी करने वालों को पकड़ने के लिए विभाग की टीम विशेष अभियान चला रही है। इस दौरान कई लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया है। खबर के अनुसार बक्सर के शहरी इलाकों में छापेमारी के दौरान कुल 8 लोगों के यहाँ बिजली चोरी करने का मामला सामने आया है। बिजली विभाग की टीम ने इन लोगों पर स्थानीय नगर थाने में FIR दर्ज कराते हुए 6,53,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि शहर के कई इलाकों में इसे बिजली विभाग को बिजली चोरी करने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद शहर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की गई। जब बिजली कंपनी के कनीय विद्युत अभियंता सुमित ने बताया है कि शहर के कई लोग बिना बिजली कनेक्शन के ही बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार के बक्सर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के बक्सर में जिला परिषद की 41 दुकानों को सील करने का नोटिस जारी किया गया है। जहां इससे पहले भी इन दुकानदारों को नोटिस भेजा गया था, अब इन पर कार्रवाई हो सकती है। खबर के अनुसार डाक बंगला चौराहा में स्थित जिला परिषद की 41 दुकानों को सील करने का आदेश जारी हुआ है। आपको बता दें कि इन दुकानदारों पर 40 रुपये वर्ग फीट के मुताबिक राशि तय किया गया था, लेकिन इन्होंने ये राशि जमा नहीं कराई है। जहाँ DDC डॉक्टर महेंद्र पाल ने बताया है कि इन दुकानों को मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल के समक्ष सील किया जाएगा। जहाँ कई बार नोटिस जारी होने के बाद भी इन दुकानदारों ने राजस्व शुल्क को जमा नहीं किया है। अब दुकान को सील करने का नोटिस दुकानदारों को भेज दिया गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार ने फसल सहायता योजना में अब सब्जी को भी शामिल कर लिया है, जहां इसके माध्यम से सब्जी की फसल का नुकसान होने पर किसानों को आर्थिक मदद दी जाएगी। जहां सब्जी एक नकदी फसल होती है, किसान अनाज के बजाय सब्जी की खेती करना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उन्हें सीधा लाभ मिलता है। वहीं अनाज की बिक्री के लिए उनको बिचौलियों का रुख करना पड़ता है, जिस कारण वे सब्जियों की खेती को ज़्यादातर तरजीह देते हैं, वरीयत देते हैं। जहाँ राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार सब्जी की खेती करने वाले किसानों को सुरक्षा के लिए सहायता की राशि देने की योजना बनाई है। यदि किसानों की फसल 20% से भी कम खराब होती है तो फिर उन्हें सरकार द्वारा प्रति एकड़ 7500 रुपये दिए जाएंगे, और फिर यदि ये नुकसान 20% से ज़्यादा होता है तो उन्हें 10,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। ये योजना रैयत और फिर गैर रैयत दोनों तरह के किसान के लिए है। रैयत किसान यानी कि जिनके पास खुद की ज़मीन हो, और गैर रैयत किसान यानी कि जिनके पास खुद की ज़मीन ना हो, वे पट्टे, लीज या फिर बटाई पर सब्जी की खेती कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको निम्न दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि कुछ दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, कृषि पंजीकरण पत्र संख्या, बैंक पासबुक, आपका मोबाइल नंबर, 100 घोषणा प्रमाण पत्र, LPC या फिर राजस्व रसीद, ये सारे दस्तावेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को सब्जी की फसल में हुए नुकसान के मुआवजे के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। आप बिहार राज्य फसल सहायता योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फिर वहां पर पूछी गई सभी जानकारियों को भर दें। इस दौरान ये ध्यान दें कि अपने नुकसान की सही भरपाई के लिए जानकारियाँ सही से भरें। या सरकार द्वारा जानकारी को सत्यापित करने के बाद मुआवजे की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी ने मुकेश सहनी को छोड़कर के बिहार के तमाम छोटे दलों को साथ लाने में कामयाबी हासिल कर ली है। मुकेश सहनी का तोड़ भी अमित शाह ने निकाल ली है। अमित शाह ने मुकेश सहनी की ना के बाद डैमेज कंट्रोल के तहत विधान परिषद में खाली पड़े नेता प्रतिपक्ष के पद पर हरी सहनी को बढ़ा करके अति पिछड़ा कार्ड तो खेल ही दिया है, साथ ही साथ उन्होंने सहनी समाज के बीच भी बड़ा संदेश दे दिया है। नेता प्रतिपक्ष का ये पद सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के कारण खाली पड़ा था, जहाँ तभी से बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए नए चेहरे की तलाश की जा रही थी। जब मुकेश सहनी की ना के बाद डैमेज कंट्रोल के तहत हरी सहनी को बीजेपी ने यह पद दिया है। दरअसल हरी सहनी दरभंगा वेस्ट भाजपा के वरीय नेता हैं, जहां वर्ष 2022 में MLC बने हरी सहनी को परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाने की चर्चा लंबे समय से थी। हरी सहनी दरभंगा जिला में बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने 2005 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था और 2020 में विधानसभा चुनाव में केवटी विधानसभा से उम्मीदवार के रूप में हरी सहनी के नाम घोषणा की गई थी। बाद में उनका टिकट कट गया था, मगर वे पार्टी के प्रति जवाबदेह बने रहे। जहाँ हरी सहनी के इस धैर्य का भी पुरस्कार मिलना था। पिछड़ा और अति पिछड़ा की राजनीति को साधते अमित शाह ने सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा का अध्यक्ष बनाया। सम्राट चौधरी को साथ लेकर के अमित शाह ने पिछड़ा काट तो खेल ही डाला, जब साथ ही साथ नीतीश कुमार के लव कुश समीकरण को भी भेड़ डाला। जब बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में भूमिहार जाति में आने वाले विजय कुमार सिन्हा को जगह देकर के भाजपा ने कोर वोटर पर पकड़ मजबूत करने पर भी कामयाब हासिल किया। जहां पूर्व सांसद RK सिन्हा के पुत्र ऋतुराज सिन्हा को भाजपा की केंद्रीय टीम में रख करके कायस्थ जाति को भी मजबूत करने की कोशिश की। मुकेश सहनी के विकल्प को ध्यान में रख करके हरी सहनी को इसलिए लाया गया कि दरभंगा के आसपास सहनी के वोटरों पर एक प्रभाव भी है। इनकी मदद को वहां पहले से ही पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी भी है। समस्तीपुर में भाजपा के वरीय नेता नीलम सहनी को कमान सौंप करके एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की बड़ी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 6,000 रुपये आर्थिक मदद सालाना मुहैया कराई जाती है। ये पैसा 2-2 हज़ार रुपये में 3 की बराबर किस्तों में लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है। ये पैसा DBT के जरिए किसानों के खाते में भेज दिया जाता है। अब तक 14 किस्त किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है। अब बारी है 15 किस्त की। अब 15 किस्त किसानों के खाते में भेजनी है। जहाँ अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट में pmkisan.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। 15 किस्त की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले 15 किस्त में बहुत से लोगों के बैंक खाते में पैसा नहीं आएगा। इसका मुख्य कारण है और वह है eKYC ना करना। ध्यान रहे कि 15 किस्त पाने के लिए आपको eKYC करना अनिवार्य है। वही भूमि सत्यापन और फिर आधार कार्ड का बैंक अकाउंट से लिंक होना भी अनिवार्य है। अगर आपने ये तीनों काम नहीं किए तो फिर आपको अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। कोई समस्या या फिर परेशानी आने पर लाभार्थी PM किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर 155261 या फिर 1800115526 टोल फ्री नंबर या फिर 23381092 पर संपर्क कर सकते हैं।
पीएम किसान योजना में अक्सर ये सवाल सामने आते हैं कि क्या पीएम किसान योजना में पति पत्नी दोनों को सम्मान निधि का पैसा मिल सकता है? क्या पति और फिर पत्नी दोनों ही इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं? तो इसका जवाब है ना। क्योंकि सरकार के नियमों के मुताबिक पीएम किसान योजना का लाभ पति पत्नी दोनों नहीं ले सकते हैं, दोनों में से एक ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के नियमों के अनुसार किसी परिवार के एक ही सदस्य को इसका लाभ मिल सकता है। या वहीं अगर परिवार में पति पत्नी दोनों को इस स्कीम का लाभ मिला है तो फिर उसे वो राशि वापस करनी होगी, क्योंकि ऐसे लोग इस किसान सम्मान निधि के लिए पात्र नहीं हैं। जहाँ केंद्र सरकार ने भी कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ एक बार परिवार में सिर्फ एक शख्स को ही दिया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बारिश के इस मौसम में बच्चे डेंगू और टाइफाइड से संक्रमित हो रहे हैं। जब दोनों ही बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं, अस्पताल की पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में आ रहे अधिकतर बच्चों को बुखार टेस्ट करने पर कुछ बच्चों में डेंगू और फिर कुछ में टाइफाइड मिल रहा है। ये दोनों ही खतरनाक बीमारियां हैं और जानलेवा भी साबित हो सकती है। ऐसे में इनसे बचाव करना ज़रूरी है। तो आइए आपको जानते हैं कि डेंगू और टाइफाइड के लक्षणों में क्या अंतर है और इन बीमारियों से बचाव कैसे किया जा सकता है। तो बात करते हैं कि दिल्ली में वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर कमलजीत सिंह कैंथ बताते हैं कि इस समय बच्चों में डेंगू और फिर टाइफाइड दोनों के ही केस आ रहे हैं। जब दोनों बीमारियों की शुरुआत में बुखार आता है, ऐसे में ये पहचान पाना मुश्किल हो जाता है कि ये फीवर डेंगू का है या फिर टाइफाइड का। इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए ज़रूरी है कि बुखार होने के 2 दिन बाद टेस्ट करा लें। इसके लिए डेंगू और टाइफाइड दोनों की ही जाँच कराएँ। जब ब्लड टेस्ट के माध्यम से इन बीमारियों का आसानी से पता लगाया जाता है। टेस्ट कराने का फ़ायदा यह है कि समय पर पता चल जाएगा कि बच्चों को डेंगू या फिर टाइफाइड है, इससे डॉक्टर बीमारी के हिसाब से इलाज कर सकेगा। अब सवाल है कि क्या साथ में दोनों संक्रमण हो सकता है, यानी कि एक साथ डेंगू और टाइफाइड हो सकता है? तो डॉक्टर सिंह कहते हैं कि ऐसा काफ़ी मुश्किल है कि दोनों संक्रमण एक साथ हो जाए। जब कोशिश करें कि बुखार होने पर बच्चे को खुद से कोई भी दवा ना दें। ऐसा इसीलिए क्योंकि दवा लेने से कुछ समय का आराम तो मिल जाता है, लेकिन बीमारी अंदर पनपती रहती है। अगर बुखार डेंगू का है तो फिर बच्चे के शरीर में अचानक से प्लेटलेट्स का लेवल भी गिर सकता है। ऐसे में खुद से इलाज करने से ज़्यादा बेहतर है कि टेस्ट कराएं और डॉक्टर से सलाह लें। इनके लक्षणों के अंतर के बारे में अगर बात किया जाए तो डेंगू का बुखार अचानक तेज़ी से बढ़ता है और 100 डिग्री तक जा सकता है, जबकि टाइफाइड का फीवर धीरे धीरे बढ़ता है। डेंगू की वजह से शॉक सिंड्रोम हो सकता है और अचानक बीपी गिर सकता है, लेकिन टाइफाइड की वजह से ऐसा नहीं होता है। अब बात करते हैं कि डेंगू से कैसे बचाव करें। तो डेंगू से बचाव के लिए ज़रूरी है कि घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। जब बच्चों को पूरी बाजू के कपड़े पहनाएं, रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें या शरीर में पानी की कमी ना होने दें। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय बिहार।